सर, मेरा नाम ब्रजेश मिश्रा है और मैं आईएनएस न्यूज़ एजेंसी से हूँ। सवाल ये है कि जिस तरीके से बिहार में शुद्धिकरण का काम किया गया और बहुत सारे आरोप लगे, तो और राहुल गांधी ने, नेता विपक्ष हैं, उन्होंने वोट चोरी तक का आरोप लगाया और फिलहाल वो कोलंबिया घूम रहे हैं। ऐसे में आप कितना सीरियस उनके आरोपों को लेते हैं और उनके एटम बम, नाइट्रोजन बम और हाइड्रोजन बम से आयोग कितना घायल महसूस कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इधर दीजिए मैम। सर, आपने SIR कराया, लेकिन कई सारे मेरा नाम मनीष है, मैं डिकोडर से हूँ। आपने SIR बिहार में कराया, इतना बड़ा जाइगेंटिक टास्क था। कई सारे इलेक्शन एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट, जिसमें आपके फॉर्मर CEC हैं, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा एक्सरसाइज है, इतने बड़ा एक्सरसाइज इलेक्शन बाउंड स्टेट में 4 महीने पहले कराना, ये इलेक्शन कमीशन का इनकम्पिटेंस है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा। दूसरे कई लोगों ने कहा कि ये 50 सालों में चुनाव आयोग के द्वारा सबसे वर्स्ट डिसीजन था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये इनकम्पिटेंस प्लस मोटिवेटेड डिसीजन इसलिए रहा कि इसमें कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को जानबूझकर एक्सक्लूड करने की कोशिश की गई। So what is your response to, how do you respond to these charges of incompetence plus motivated decision? दूसरा मेरा एक ये है कि आपने प्लीज लेट्स रिस्ट्रिक्ट टू वन क्वेश्चन, वील कम बैक टू यू, नो प्रॉब्लम। इधर दीजिए, ये साहब बैठे। सर, मेरा नाम शशि भूषण है, मैं प्रभात खबर अखबार से हूँ। सर, मेरा सवाल है कि बिहार के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनका आरोप है कि एक ही घर में कई कई मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। तो ये जो हाउस लिस्टिंग का काम है, क्या इसमें सुधार होगा या वैसे ही रहेगा? दूसरा सर ये है कि फॉर्म 70C, इसको लेकर क्या है कि क्या जो पहले वोटर एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टी के चले जाते हैं, तो उनकी क्या बाध्यता रहेगी कि वो लेकर और हस्ताक्षर करके ही वहाँ से जाए? नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसी से एक जुड़ा हुआ है सर, एक और जुड़ा हुआ है। जी, आप काइंडली ऐसे सर, मॉक पोल को लेके क्या जितने पॉलिटिकल पार्टी भाग लिए हैं और जो नहीं लिए हैं, क्या उनका ब्यौरा आप जारी करेंगे? सर, गुड मॉर्निंग, कौशलेंद्र मिश्रा फ्रॉम हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। सर, मेरा सवाल एक है कि बिहार चुनाव हो या देश के कहीं भी चुनाव होते हैं, एक पैरामीटर फिक्स है कि प्रत्येक उम्मीदवार सर्टेन अमाउंट ही खर्च कर पाएगा, लेकिन हकीकत में वैसा होता नहीं है। तो इसको मॉनिटर करने के लिए कोई सख्त कदम CEC उठाएंगे? और दूसरा सर, एक सवाल है। You will have to repeat the question. सर, सवाल ये था कि एक पैरामीटर फिक्स है कि 40 लाख विधानसभा में खर्च कर पाएंगे उम्मीदवार, तो उससे अमूमन एक्सीड ही करता है, ये नॉन फिगर है, ये बातें हैं। तो इसको मॉनिटर कैसे सुनिश्चित कराएंगे आपकी लिमिट में वो खर्च हो? दूसरा सर, एक इसी से जुड़ी हुई सवाल है कि हमारे कई उम्मीदवार हैं, कई पॉलिटिकल पार्टियां मान्यता प्राप्त आपके यहाँ से हैं, जिनके उम्मीदवार बहुत पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, उन पे छोटे मोटे अपराध के मामले भी होते हैं। तो क्या वैसे उम्मीदवारों के लिए जो 3 अखबारों में या ये पब्लिश करने की बाध्यता है, उसमें भी कोई आप रिलैक्सेशन देने जा रहे हैं? थैंक यू। हाँ जी, बताइए। सर, मैं रजनीश जी, बिहार झारखंड से। और सर, एक सवाल है कि जो बिहार सरकार अभी जो गणना कराई थी यहाँ पे, उसमें सेक्स रेशियो जो है 914 था प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की जो संख्या, और अभी आपकी ओर से जो SIR हुआ है तो उसमें ये संख्या घट गई है। तो क्या महिलाओं के नाम कटे हैं ज़्यादा या फिर जुड़ नहीं पाए हैं प्रॉपर? इसमें जो अंतर है, इसमें क्या वजह है? सर, ब्रजकिशोर दुबे। सर, ब्रजकिशोर दुबे। प्लीज अभी आंसर लीजिए, फिर नेक्स्ट राउंड में। सर, एक सवाल ले लिया जाए। आते हैं हम, नेक्स्ट राउंड में आते हैं आपके पास, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले 17C के बारे में बतलाना चाहूँगा, मॉक पोल और 17C। हर मतदान केंद्र पर मतदाताओं द्वारा मतदान होने से पहले एक मॉक पोल होता है, और मॉक पोल में प्रत्याशियों द्वारा नामित पोलिंग एजेंट्स के समक्ष EVM और VVPAT, EVM में पोलिंग की जाती है
और वीवीएम से वीवीपैट से उसका मिलान किया जाता है। मॉक पोल करना आवश्यक होता है जिससे कि पारदर्शिता का अनुभव हमारे प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स भी कर सकें। इसीलिए आपके माध्यम से ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बिहार के आगामी चुनावों में जो जो प्रत्याशी खड़े हों वो अपने बूथों पर अपने पोलिंग एजेंट्स ज़रूर नामित करें। इसी तरीके से जब मतदान पूर्ण हो जाता है तो कानून के अंतर्गत उस समय जो पोलिंग एजेंट्स उपस्थित होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ईवीएम में देखते हैं कि टोटल कितने वोट पड़े और वो फॉर्म 17C में भरने के बाद उन पोलिंग एजेंट्स को देते हैं जो कि वहां उपस्थित होते हैं। तो आपके माध्यम से आगामी प्रत्याशियों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने पोलिंग एजेंट्स को मतदान शुरू होने से पहले पहुँचें, मॉक पोल अपने आंखों के सामने देखें और उसी तरीके से मतदान पूर्ण होने पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर से अपना फॉर्म 17C लेकर आएं। इस बात का जवाब मैं पहले दे चुका हूं कि जिन लोगों के पास अपने घर नहीं होते या जिन लोगों को पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज़ ने कोई घर का नंबर नहीं दिया होता है तो या तो आसपास के घर का नंबर देते हैं और या कई बार शून्य लिख देते हैं। इसीलिए इसमें विचलित होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब बूथ लेवल ऑफिसर किसी भी व्यक्ति का इन्यूमरेशन फॉर्म लेता है तो उसके ऊपर दावे और आपत्ति जताने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स मौजूद होते हैं। और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर 1,60,000 से भी ज़्यादा बूथ लेवल एजेंट्स राजनीतिक दलों ने नामित किए। जहां तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव के पहले कराए जाने के निर्णय की बात है, तो अगर आप लोक प्रतिनिधित्व कानून के हिसाब से अगर चलेंगे तो रिवीजन हर चुनाव के पहले चुनाव आयोग को कराना लॉफुल है और लॉ के अंतर्गत कराना ही होता है। किसी का ये कहना कि रिवीजन चुनाव के बाद होना चाहिए वो न्याय संगत नहीं। एक और विषय आया कि जब हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने घर घर जाकर मतगणना के फॉर्म्स की भरवाई की और ड्राफ्ट सूची में जिन लोगों का नाम आया 1 अगस्त 2025 को, और उसके बाद सभी राजनीतिक दलों को, सभी बूथ लेवल एजेंट्स को 1 अगस्त से लेकर पहले 1 सितंबर तक अपने दावे और आपत्ति, अर्थात अगर किसी का नाम छूट गया है तो बताने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। अखबारों में ऐड दिए गए और इसी तरीके से अगर किसी अयोग्य आदमी का नाम अंदर चला गया है तो फॉर्म 7 भरने के बाद उसका नाम कटवाने की अर्जी देने के लिए कहा गया। ये कार्य 1 सितंबर को पूर्ण हुआ। चूंकि शायद और वास्तव में हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया था, तो बहुत अधिक न तो दावे आए न आपत्तियां आईं, और अगर आईं भी तो लोगों ने अपना नाम कटवाने के लिए दी, शायद क्योंकि उन्हें तब तक इस बात का काफ़ी अवेयरनेस हो चुकी थी कि आपका वोट सिर्फ एक जगह होना चाहिए, किसी एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में ही हो सकता है। 1 सितंबर के बाद नॉमिनेशन के लास्ट दिन से 10 दिन पहले तक अभी भी समय मौजूद है। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राजनीतिक दल को
ये लगता है कि कोई योग्य मतदाता छूट गया है या किसी अयोग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, तो वो अपने दावे और आपत्ति जारी कर सकता है और उनके द्वारा मिले हुए दावे और आपत्तियां ERO लेवल पर उनका निस्तारण किया जाएगा और नॉमिनेशन का प्रोसेस खत्म होने के बाद चुनाव खत्म होने तक फिर वो सूची फ्रीज हो जाती है। अभी समय बाकी है। जहां तक खर्च की लिमिट की बात है, खर्च की लिमिट के इंस्ट्रक्शंस चुनाव आयोग द्वारा जारी किए जा चुके हैं। हर जिले में एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति की गई है, जो कि राजस्व सर्विसेज से होंगे और वो एक्सपेंडिचर का लेखा ब्यौरा रखेंगे। क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप कैसे भी प्रत्याशी हों, कमीशन के निर्देशों के अनुसार जो भी प्रक्रिया का पालन करना है आपको अखबार में बताना है या पब्लिक को बताना है कि ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो बताना अनिवार्य है। SIR की प्रक्रिया पर हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ बातें कही जरूर गई, लेकिन एक ये बात भी सत्य है कि बिहार के लगभग 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं ने इसका स्वागत भी किया है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसीलिए आपके माध्यम से बिहार के सभी मतदाताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। नेक्स्ट इधर दीजिए, वो पीछे दीजिए। हाँ, नमस्ते, मेरा नाम पुष्य मित्र है, मैं इंडिया टुडे से हूँ। मैं ये जानने में मतलब मेरी रुचि रही जब फाइनल ड्राफ्ट रोल आ गया कि क्या बिहार में SIR के बाद कुछ विदेशी नागरिक ऐसे मिले जिन्होंने अपना वोटर आईडी बना रखा था, लेकिन मुझे ये जानकारी किसी भी प्रेस रिलीज में नहीं मिली, पूछने पर भी नहीं मिली। क्या कुछ विदेशी नागरिक मिले हैं? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव में बनता नजर आ रहा है। खास तौर पर बड़े नेता आके यहाँ कहते हैं कि घुसपैठियों को हटाने के लिए SIR किया गया है। तो 2 सवाल हैं, क्या घुसपैठियों को हटाने के लिए SIR हुआ था और क्या घुसपैठिए मिले? थैंक यू। इधर दीजिए। ब्रजकिशोर दुबे, दैनिक भास्कर से। सर, हमारा ये 2 पॉइंट पर सवाल है कि SIR के दौरान विदेशी मतदाता कितने मिले बिहार में। दूसरा सवाल है सर कि इसमें कि कब तक और कितने लोगों को वोटर कार्ड जारी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैडम वो पीछे दीजिए। गुड आफ्टरनून प्लीज। गुड आफ्टरनून। देखिए, विल कम टू यू प्लीज। गुड आफ्टरनून ज्ञानेश जी, मैं प्रभाकर कुमार हूँ NDTV न्यूज़ चैनल से। मेरे 2 सवाल हैं छोटे से। पहला तो एक पॉलिटिकल गुट ने आपसे एक फेज़ में चुनाव की बात की है, उसके अपने रीज़न दिए उन्होंने, और दूसरों ने 2 फेज़ में बात की है। उस पर इलेक्शन कमीशन क्या सोचता है? दूसरा, एक पर्टिकुलर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ने आपसे निवेदन किया है कि महिलाओं को बुर्का में चुनाव बूथ पे ना जाने दिया जाए, अगर वो जाएं तो उन्हें उनका बुर्का हटा के चेक करना चाहिए। ऐसी आपके पास रिक्वेस्ट आई थी कल आपकी मीटिंग में। तो क्योंकि ये मामला सेंसिटिव है, इस पर हम चुनाव आयोग क्या सोचता है वो जानना चाहेंगे। विल कम टू इट। ये इधर दीजिए। अनिर्बान फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स। सर, 2 सवाल है। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, उसमें आधार कार्ड को लागू करने के लिए कहा गया है अमंग द 11 डॉक्यूमेंट्स, अपार्ट फ्रॉम द 11 डॉक्यूमेंट्स। ये क्या इलेक्शन कमीशन जब पैन इंडिया SIR करेगी तो आधार विल बी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड? एंड few political parties have also demanded that 3.66 lakh people deleted from the final rolls, they should be published in the public domain. So will the commission do it? वो पीछे दे दीजिए, पीछे वो हाथ खड़ा किया। मैं प्रशांत झा हूँ, जी न्यूज़ से। मेरा एक सवाल है कि
सकरा एक विधानसभा क्षेत्र है मुजफ्फरपुर में। वहाँ एक गांव है मोहनपुर कटेसर। पूरा गांव हिंदू का है और उस पूरे गांव में लगभग 100 मुस्लिमों के नाम जोड़ दिए गए। जब ड्राफ्ट सूची आपकी आई थी उस समय वहाँ के लोगों ने ये सवाल खड़े किए थे, लेकिन उसके बाद जब फाइनल रोल आया है, फाइनल आपकी मतदाता सूची आई है, उसमें भी इसको सुधारा नहीं गया है और गांव के लोग परेशान हैं कि क्या उनके घर मुस्लिम ले जाएंगे। Sir, we'll come to back. We'll next round, please, sir. जैसा कि हमने आपको नई पहलों में बताया था, वोटर कार्ड, जिन लोगों के वोटर कार्ड में नाम होता है, उम्र होती है, पता होता है, तो जिन लोगों के वोटर कार्ड की एंट्रीज में परिवर्तन होगा, उन वोटर कार्ड्स को सूची फाइनल होने के 15 दिन के भीतर भिजवा दिया जाएगा। जहां तक 1, 2 या 3 फेज चुनावों की बात है, हम लोगों ने राजनीतिक दलों की बातें सुनी, सबके प्रॉस एंड कॉन्स हैं और चुनाव आयोग इस विषय पर जल्दी ही निर्णय लेगा। जहां तक वोटर आइडेंटिफिकेशन का बात है, उसके ऊपर चुनाव आयोग के पूर्व में ही निर्गत आदेश हैं कि वोटर का आइडेंटिफिकेशन चाहे कोई भी हो, उसका किस तरीके से करना है, उन्हीं आदेशों के तहत वोटर आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। आधार, मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने इन्यूमरेशन फॉर्म भरा होगा, भरा था कि नहीं? तो इन्यूमरेशन फॉर्म में ही चुनाव आयोग ने आधार कार्ड मांगा था। आधार एक्ट के तहत भी और लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 26 के तहत भी आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं होता, वो ऑप्शनल होता है। आधार का जो होल्डर होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। आधार कार्ड आधार एक्ट के तहत भी न तो जहां आप रहते हैं उसका प्रमाण होता है और न नागरिकता का प्रमाण होता है। ये सेक्शन 9 आधार अब चुनाव लड़ सकता है और कौन नहीं। एक विषय पूछा गया कि महिलाओं की संख्या के बारे में, तो जो इन्यूमरेशन का प्रोसेस है उसमें इन्यूमरेशन फॉर्म सभी को दिए गए, चाहे वो हमारी सम्मानित महिलाएं हों, चाहे वो हमारे सम्मानित पुरुष हों। और आज भी अभी भी अगर किसी भी मतदाता, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर उनका नाम या तो छूट गया है या अयोग्य किसी भी व्यक्ति का नाम आ गया है, तो नॉमिनेशन की तारीख से 10 दिन पहले अगर आप ईआरओ को फॉर्म 7 या फॉर्म 6 भरेंगे तो उसमें सुधार किए जाने की अभी भी गुंजाइश है।